सभी विद्यार्थियों और साथियों को मेरा नमस्कार। डियर स्टूडेंट्स और प्यारे साथियों, आर्य क्लास यूट्यूब चैनल के अंतर्गत सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत, वेलकम और अभिनंदन करता हूं। देखिए, डेली क्लास के अंतर्गत आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो एकात्मक शासन के संदर्भ में रहेगा। इससे पहले हमने संघीय प्रणाली और संघात्मक व्यवस्थाओं के संदर्भ में पढ़ा था। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि एकात्मक जो शासन व्यवस्था होती है उसमें शक्तियों का जो है केंद्रीकरण होता है और समस्त जो शक्तियां होती हैं एक ही सरकार में क्या होती है, निहित होती है। तो जब शक्तियों का केंद्रीकरण हो और एक ही सरकार के द्वारा संपूर्ण देश का शासन संचालन किया जाए तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है उसको एकात्मक शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। देखिए, मुख्य मुख्य आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि एकात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत, ध्यान देना या नोट कर सकते हैं आप, एकात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत, एकात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत, एकात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत शासन की संपूर्ण शक्ति में जो है शासन की संपूर्ण शक्ति, शासन की संपूर्ण जो शक्ति होती है, शासन करने की जो संपूर्ण शक्ति होती है वो विधान के द्वारा एक ही सरकार में निहित की जाती है। संपूर्ण शक्ति विधान कहें, संविधान कहें, विधान के द्वारा एक ही सरकार में निहित की जाती है, एक ही सरकार में निहित की जाती है। ठीक है ना? ये इसका अर्थ है एकात्मकता का कि एकात्मक क्या होता है और एकात्मक का अभिप्राय क्या है। तो इसका जो मतलब होता है कि एकात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत जो है मोस्टली रूप में शासन की जो संपूर्ण जो शक्ति होती है वो विधान के द्वारा एक ही सरकार में क्या की जाती है, निहित की जाती है। यानी एक ही सरकार होती है और जो सरकार होती है उसी के द्वारा समस्त शक्तियों का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार की प्रणाली या इस प्रकार का शासन जहां पर एकात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत, उस शासन के अंतर्गत संपूर्ण जो शक्ति होती है वो विधान के द्वारा जब एक ही सरकार में निहित की जाती है तो एकात्मक शासन के नाम से उसको जाना जाता है। और शक्तियों के प्रयोग में केंद्र सरकार क्या रहती है, सर्वोपरि रहती है। और अधिक स्पष्ट करें, और शक्तियों के प्रकार, शक्तियों के उपयोग में, या ये कहें कि शक्तियों के प्रयोग में केंद्र सरकार, शक्तियों के प्रयोग में केंद्र सरकार, शक्तियों के प्रयोग में केंद्र सरकार जो है सर्वोपरि होती है, केंद्र सरकार सर्वोपरि होती है। ठीक है ना? केंद्र सरकार, राज्य सरकार नहीं बल्कि कौन सी सरकार, जहां पे राज्य, ये कहें कि राज्य सरकार नहीं हो और केवल केंद्र सरकार ही हो और केंद्र सरकार ही क्या हो, सर्वोपरि हो। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है उसको एकात्मक शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। देखिए, इसके अलावा प्रादेशिक और जो स्थानीय जो सरकारें न केवल अपनी शक्तियां केंद्र सरकार से प्राप्त करती हैं बल्कि उनका अस्तित्व भी केंद्र सरकार की इच्छा पर ही क्या होता है, निर्भर होता है। जहां पर केंद्र क्या होता है, सर्वोपरि होता है। जैसा कि विलोबी ने कहा कि जहां शासन के सभी अधिकार में विधान द्वारा एक ही सत्ता को सौंप दिया जाता है और अन्य स्थानीय और क्षेत्रीय सरकारें अपने अधिकार उस सत्ता से प्राप्त करती हैं और उनका अस्तित्व भी केंद्र सरकार पर निर्भर करता है, तो उसे जो है क्या कहते हैं, एकात्मक सरकार कहते हैं। ठीक है ना? नोट कर सकते हैं आप कि प्रादेशिक व स्थानीय सरकारें न केवल अपनी शक्तियां केंद्र सरकार में प्राप्त करती है अपितु तो उनका अस्तित्व भी केंद्र सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है। जैसा कि विलोबी ने कहा, देखिए, जैसा कि विलोबी ने कहा, जहां शासन के समस्त अधिकार में विधान द्वारा एक ही सत्ता को सौंप दिया जाता है और अन्य स्थानीय तथा क्षेत्रीय सरकारें अपने अधिकार उस सत्ता में प्राप्त करती है और उनका अस्तित्व भी केंद्र सरकार पर निर्भर करता है, तो उसे एकात्मक सरकार कहते हैं। कौन सी सरकार कहते हैं? एकात्मक सरकार कहते हैं। ठीक है? और एक कोटेशन लिख लेते हैं, डायसी के अनुसार। किसके अनुसार? डायसी के अनुसार। किसके अनुसार? डायसी के अनुसार
डायसी के अनुसार, और जो डायसी थे वे विधि के शासन के क्या माने जाते हैं, प्रतिपादक माने जाते हैं। किसको माना जाता है, डायसी को, ठीक है। और शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत दिया गया वो किसके द्वारा दिया गया था, मोंटेस्क्यू के द्वारा। और डायसी ने कौन सा, विधि के शासन का जो है क्या करते हैं, प्रतिपादन करते हैं। इन्होंने कहा कि एकात्मक राज्य में केंद्रीय सत्ता में, एकात्मक राज्य में, नोट कर लीजिए, एकात्मक राज्य में, कौन से राज्य में, एकात्मक राज्य में केंद्रीय सत्ता में कानून बनाने के, एकात्मक राज्य में केंद्रीय सत्ता में, केंद्रीय सत्ता में कानून बनाने की, कानून बनाने की, क्या बनाने की, कानून बनाने की जो है सर्वोच्च सत्ता निवास करती है, सर्वोच्च सत्ता निवास करती है, सर्वोच्च सत्ता क्या करती है, निवास करती है, ठीक है ना। किसने कहा है, डायसी ने कहा है। क्या कहा है कि एकात्मक, जहां पर एकात्मक राज्य हैं, इस तरह की व्यवस्था है, एकात्मक शासन है, वहां पर उस राज्य में, एकात्मक राज्य में केंद्रीय जो सत्ता है, जो केंद्र सरकार जो होती है, जो केंद्र में जो सत्ता होती है, उसमें कानून बनाने की जो सर्वोच्च सत्ता है वो क्या करती है, निवास करती है। किसके अनुसार, डायसी के अनुसार। डियर स्टूडेंट, देखिए एकात्मक शासन, जैसे कि अब अपन एग्जांपल के तौर पे बात करेंगे कि एकात्मक शासन प्रणाली कहां कहां पर देखने को मिलती है। तो एकात्मक शासन प्रणाली जो है कौन कौन से देशों में, एक तो ब्रिटेन, कहां पर, एक तो ब्रिटेन, इसके अलावा इटली, इसके अलावा बेल्जियम, ठीक है। ये एकात्मक शासन वाले कंट्री हैं, ध्यान रखना, ब्रिटेन, इटली, बेल्जियम, जापान, चिली, न्यूजीलैंड, जापान, चिली, न्यूजीलैंड, ये एकात्मक शासन प्रणाली वाले जो है एग्जांपल है, उदाहरण है न्यूजीलैंड। इसके अलावा फिलीपींस और चीन, फिलीपींस, फिलीपींस व चाइना, ठीक है, चीन आदि देशों में जो है कौन सी शासन व्यवस्था देखने को मिलती है, एकात्मक शासन व्यवस्था देखने को मिलती है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से देश में एकात्मक शासन प्रणाली जो है प्रचलित है, या एकात्मक शासन प्रणाली का उदाहरण देश है। तो डियर स्टूडेंट्स, विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि ब्रिटेन, इटली, बेल्जियम, जापान, चिली, न्यूजीलैंड, फिलीपींस और चीन में एकात्मक शासन व्यवस्था हमें देखने को मिलती है, ठीक है ना। इसके बाद में एकात्मक शासन की जो विशेषताएं हैं उसकी अपन बात करेंगे कि मोस्टली रूप में इसकी जो विशेषताएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, विशेष रूप से तो आपको इसका अर्थ देखना है। सबसे पहले आप इसका अर्थ स्पष्ट करेंगे कि एकात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है। एकात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत जो है केंद्र सरकार क्या होती है, सर्वोपरि होती है और संपूर्ण शक्ति विधान के द्वारा जो है एक ही सरकार में निहित की जाती है। और शक्तियों के प्रयोग में जो केंद्र सरकार होती है वो क्या होती है, सर्वोपरि होती है, जहां पर केंद्र सरकार के द्वारा समस्त शक्तियों का क्या किया जाए, प्रयोग किया जाए, उपयोग किया जाए। तो इस प्रकार की जो शासन व्यवस्था होती है उसको कौन सी शासन व्यवस्था बोलते हैं, उसको एकात्मक शासन व्यवस्था बोलते हैं, ठीक है ना, या इसके नाम से इसको जाना जाता है। और कोटेशन हमने डायसी का देखा है कि डायसी के अनुसार एकात्मक राज्य में केंद्रीय सत्ता में कानून बनाने की जो सर्वोच्च सत्ता होती है वो क्या करती है, निवास करती है। एकात्मक शासन प्रणाली के जो एग्जांपल के तौर पे जो देश है, उदाहरण के तौर पे हम बात कर सकते हैं कि ब्रिटेन, इटली, बेल्जियम, जापान, चिली, न्यूजीलैंड, इसके अलावा फिलीपींस और चीन में हमें एकात्मक शासन व्यवस्था देखने को मिलती है। चलिए आगे बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, निश्चित रूप में जो है मेरे द्वारा जो आपको जो कंटेंट उपलब्ध करवाए जा रहे हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से, इसमें आर्य क्लास चैनल के अंतर्गत, तो निश्चित रूप में जो है ये क्लासें आपके लिए उपयोगी साबित होंगी। डियर स्टूडेंट्स, इस बात की मैं उम्मीद करता हूं और जो है लगातार आप प्रयास करते रहें, अध्ययन में जो है निरंतरता होनी चाहिए, ठीक है। तो निश्चित रूप में जो है आप एक अच्छे सफल विद्यार्थी के रूप में जो है सक्सेस होंगे और निश्चित रूप में जो है आपका भविष्य जो है सुनहरा होगा, ठीक है। तो देखिए आगे हम बात करते हैं एकात्मक शासन की विशेषताएं। एकात्मक शासन की विशेषताएं, एकात्मक शासन की विशेषताएं।
एकात्मक शासन की विशेषताएं। एकात्मक शासन की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं जिनके माध्यम से या जिनके आधार पे, जिन लक्षणों के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है एकात्मक शासन प्रणाली है। तो इसके जो मोस्टली जो कैरेक्टर्स हैं, लक्षण हैं, कौन कौन से हैं? एक तो सभी शक्तियां केंद्र में निहित होंगी। जैसा डियर स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि एकात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत जो सभी जो शक्तियां होती हैं, सभी शक्तियां केंद्र में निहित होती हैं। किसमें निहित होती हैं? केंद्र में निहित होती हैं, ठीक है। और सभी शक्तियों का जो प्रयोग किया जाता है वो कौन सी सरकार के द्वारा किया जाता है? केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। कौन सी सरकार के द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। तो इसमें एकात्मक शासन जो व्यवस्था होती है, इसके अंतर्गत जो केंद्र सरकार होती है वो क्या होती है? सर्वोपरि होती है। और संपूर्ण शक्तियों का जो प्रयोग किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा देखिए, केंद्र और राज्यों में संवैधानिक विभाजन का, केंद्र व राज्यों में, केंद्र व राज्यों में संवैधानिक शक्तियों के विभाजन का, ठीक है ना, संवैधानिक विभाजन का अभाव पाया जाता है, या संवैधानिक शक्तियों के विभाजन का, विभाजन का अभाव पाया जाता है। विभाजन का अभाव पाया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा ये कहें कि संविधान के अकॉर्डिंग, जैसे भारत में संघवाद के लक्षण है, सहयोगी संघवाद भी देखने को मिलता है हमें। और इसके अंतर्गत जो है संविधान के द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में 3 सूचियों के माध्यम जो है माध्यम से शक्तियों का क्या किया गया है? डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, बंटवारा किया गया है, विभाजन किया गया है, जिसमें संघ सूची आती है, राज्य सूची आती है और समवर्ती सूची आती है। संघ सूची के समस्त जो विषय होते हैं वो पूरे देश के महत्वपूर्ण विषय होते हैं, और उन विषयों पर कानून बनाने का जो अधिकार होता है कौन सी सरकार को होता है? केंद्र सरकार को। जबकि राज्य सूची के विषयों पर जो कानून बनाती है, कौन बनाती है? राज्य सरकार बनाती है। और समवर्ती सूची के विषयों पर दोनों सरकार मिलकर के कानून बनाती है। लेकिन किसी प्रकार का अगर गतिरोध उत्पन्न होता है तो केंद्र सरकार का जो जजमेंट होता है वो क्या होता है? मान्य होता है। लेकिन एकात्मक जो शासन व्यवस्था है वहां पर केंद्र और राज्यों में संवैधानिक शक्तियों के, यानी संविधान के द्वारा शक्तियों के विभाजन का क्या पाया जाता है? अभाव पाया जाता है। वहां पे शक्तियों का विभाजन नहीं होता है। ये इसकी दूसरी विशेषता है। इसके अलावा जो है प्रशासनिक सुविधा के लिए इकाइयों का निर्माण किया जाता है। इसमें नेक्स्ट विशेषता की बात करें तो राज्य केंद्र सरकार के अभिकर्ता के रूप में कार्य करती है, ठीक है ना। ये जो राज्य सरकार होती है, राज्य सरकार केंद्र सरकार के अभिकर्ता। डियर स्टूडेंट्स, अभिकर्ता का मतलब होता है एजेंट, ठीक है ना। इसके रूप में, एजेंट के रूप में, कि जो राज्य सरकार होती है वो केंद्र सरकार के अभिकर्ता के रूप में कार्य करती है। किसके रूप में कार्य करती है? अभिकर्ता के रूप में कार्य करती है। किसके रूप में? अभिकर्ता के रूप में, ठीक है। इसके अलावा और भी जो हम लक्षणों की बात करें कि स्थानीय अधिकारी केंद्र सरकार के अंग होते हैं। जो स्थानीय स्तर के जो अधिकारी होते हैं वो केंद्र सरकार के अंग होते हैं। स्थानीय अधिकारी केंद्र सरकार के क्या होते हैं? अंग होते हैं, पार्ट होते हैं, ठीक है ना, अंग होते हैं। किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? ये केंद्र सरकार के प्रति, ठीक है। और केंद्र सरकार के द्वारा क्या होता है? नियुक्त होते हैं। इकाइयों पर केंद्र सरकार का कठोर क्या होता है? नियंत्रण होता है, ठीक है ना। इसके अलावा एकात्मक शासन का संविधान लिखित या अलिखित, लचीला या कठोर जैसा भी हो सकता है। अब इसके गुणों की बात करें अपन, एकात्मक शासन के जो प्रमुख जो गुण होते हैं कि एक तो प्रशासनिक कुशलता होती है, लचीलापन होता है, संकट काल के लिए उपयुक्त होता है। डियर स्टूडेंट, इस संकट काल में केंद्र सरकार के द्वारा जब एक ही सरकार होती है तो निर्णय जो लिए जाते हैं वो त्वरित गति से लिए जाते हैं, तो संकट काल के लिए इसको उपयोगी माना गया है। संघर्ष की असंभावना होती है, मितव्ययिता होती है, कम खर्चा होता है, इसमें प्रशासन में सरलता होती है, और मौसमी रूप में अंतरराष्ट्रवादी के रूप में होती है। सुदृढ़ विदेश नीति का क्या होता है? निर्माण होता है। तो प्रमुख रूप से जो है ये एकात्मक शासन व्यवस्था की प्रमुख क्या थी? विशेषताएं, ठीक है। जहां शक्तियों का केंद्रीकरण होता है और जो स्थानीय जो सरकार होती है वो एजेंट के रूप में होती है। जो अधिकारी होते हैं वो केंद्र सरकार की क्या होते हैं? अंग के रूप में होते हैं। तो इस तरह की जो है मोस्टली इसकी विशेषताएं होती हैं। दोष की बात करें तो एक तो इसमें अनुत्तरदायी शासन होता है, नौकरशाही प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है,
और केंद्र सरकार के निरंकुश होने का क्या रहता है, भय बना रहता है। अधिनायकवाद की प्रवृत्ति इसमें हो सकती है। बड़े राज्यों के अनुपयोगी होते हैं, लोकतंत्र विरोधी है प्रमुख रूप से, और प्रशासनिक दक्षता का क्या पाया जाता है, अभाव, और इसमें जनता की उदासीनता देखी जाती है। इसके संबंध में गार्नर ने कहा कि एकात्मक शासन में स्थानीय कार्य क्षमता क्षीण होती है और सार्वजनिक कार्यों के प्रति रुचि कम होती है। वह केंद्रीय नौकरशाही को क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है। स्थानीय स्वशासन की इसमें क्या की जाती है, उपेक्षा की जाती है, या स्थानीय स्वशासन का इसके अंतर्गत मोस्टली रूप में क्या देखने को मिलता है, अभाव देखने को मिलता है। ठीक है ना, इसमें क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। तो ये इसके प्रमुख रूप से क्या है, दोष है। अब अपन बात करेंगे संसदात्मक व अध्यक्षात्मक प्रणाली। कौन सी प्रणाली, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक प्रणाली के संदर्भ में। संसदात्मक व अध्यक्षात्मक, संसदात्मक व अध्यक्षात्मक प्रणाली। एकात्मक प्रणाली के बाद में संसदात्मक व अध्यक्षात्मक प्रणाली। तो देखिए, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक प्रणाली के अंतर को मुख्य आधार कार्यपालिका व व्यवस्थापिका में शक्तियों के आपसी संबंधों से है। इसका हम अंतर करें तो कार्यपालिका व व्यवस्थापिका के में शक्तियों का आपस में संबंध है। राजनीतिक व्यवस्थाओं में शासन शक्ति के प्रयोग की संस्थागत व्यवस्था को सरकार कहते हैं, जहां सरकार के 3 अंग होते हैं और यह तीनों अंग सम्मिलित रूप से शासन शक्ति का प्रयोग या संचालन करते हैं। सरकार के इन तीनों अंगों के आपसी संबंधों के आधार पर सरकार के या शासन प्रणालियों के 2 प्रतिमान विकसित हुए हैं। न्यायपालिका का कार्य विशिष्ट होने के कारण इससे स्वतंत्र रखा गया है। ठीक है ना, न्यायपालिका को क्या रखा गया है, स्वतंत्र रखा गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन संसदात्मक। तो संसदात्मक देखिए, जिस राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का विलय या समन्वय होता है और इस प्रकार से समन्वय में नई संस्था का निर्माण होता है, तो ऐसी व्यवस्था को संसदीय प्रणाली कहा जाता है। और कार्यपालिका व्यवस्थापिका की शक्तियों के विलयन से निर्मित संस्था को क्या बोलते हैं, संसद बोलते हैं। ठीक है, संसदात्मक सरकार को कैबिनेट सरकार, मंत्रिमंडल सरकार, संघात्मक सरकार, उत्तरदायी शासन आदि के नामों से जाना जाता है। और कार्टर और हाज के अनुसार संसदीय प्रणाली सरकार की कार्यपालिका व व्यवस्थापिका के अंतर संबंधों पर क्या है, आधारित है। गार्नर के अनुसार संसदीय शासन वह प्रणाली है जिसके अंतर्गत वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिमंडल, विधानमंडल की एक सदन, जनता के सदन के प्रति प्रत्यक्ष और कानूनी रूप से तथा निर्वाचकों के प्रति अंतिम रूप से क्या होती हैं, उत्तरदायी होती हैं। इसके अलावा जो है डीबी वर्ने ने अपनी पुस्तक एन एनालिटिक्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम 1968 के अंतर्गत संसदीय जो प्रणाली होती है उसकी विशेषताएं बताई हैं कि कार्यपालिका 2 भागों में बटी होती है, एक नामात्र और एक वास्तविक। व्यवस्थापिका संसद बन जाती है, राज्य के अध्यक्ष के द्वारा सरकार के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है और सरकार का अध्यक्ष मंत्रिमंडल की स्थापना करता है। मंत्रिमंडल सामूहिक संस्था होती है, मंत्री सामान्यतः संसद के सदस्य होते हैं और कार्यपालिका राजनीतिक दृष्टि से व्यवस्थापिका के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। और राजनीतिक व्यवस्था में संसद सत्ता का केंद्र होता है। सरकार का अध्यक्ष राज्य के अध्यक्ष को सभा विघटित करने की सलाह देता है। संसद इसके संगठक भागों में सर्वोच्च होती है। ठीक है, और कार्यपालिका केवल अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचकों के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। सिडलिन लॉ ने संसदीय प्रणाली के जो गुण बताए कि लोकतांत्रिक सिद्धांतों का रक्षण करती हैं, जनता के प्रतिनिधियों में शासन का दायित्व है, उत्तरदायी शासन, सरकार की सजगता और सतर्कता होती है, कार्यपालिका व व्यवस्थापिका में संबंध पाया जाता है। संसद के सामान्य गुणों की बात करें तो इसमें उत्तरदायी शासन होता है, कार्यपालिका व्यवस्थापिका में परस्पर सहयोग देखने को मिलता है, शासन की निरंकुशता पर अंकुश लगता है, योग्य और अनुभवी व्यक्तियों का शासन, जैसा कि लास्किन ने ब्रिटिश सेक्शन ऑफ कार्यक्रम के बारे में कहा कि इस सभा में चाहे जितनी भी बूटियां हो, एक बात स्पष्ट है कि इसका नेतृत्व हमेशा 32वें कोटि के व्यक्तियों के हाथ में होता है। विरोधी या विपक्षी दल का महत्वपूर्ण स्थान होता है, लचीलापन पाया जाता है, राजनीतिक चेतना और शिक्षा होती है और राज्याध्यक्ष राष्ट्राध्यक्ष निष्पक्ष परामर्शदाता के रूप में होते हैं। संसदीय प्रणाली के कुछ दोष भी हैं, जैसे कार्यपालिका की अस्थिरता, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के प्रतिकूल, राजनीतिक दल बंदी की उग्रता। जैसा ब्रायस ने कहा कि जब देश के समक्ष कोई महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं हो तो पदों की प्राप्ति के लिए विरोधी दलों में ऐसा संघर्ष चलता है कि मानो कि रक्त में श्वेत या लाल कणिकाओं में संघर्ष चल रहा हो। निरंकुशता का उदय होता है, बहुमत दल की निरंकुशता का उदय, कमजोर शासन, नौकरशाही का बोलबाला, मंत्रिमंडल की तानाशाही, अयोग्य व्यक्तियों का शासन, प्रशासनिक कार्यों की उपेक्षा और सरकार की नीतियों में सुसंगतता का अभाव। ये इस तरह के कुछ क्या होते हैं, दोष भी होते हैं। और संसदीय प्रणाली जिसमें गणतंत्र है, भारत, बांग्लादेश, इटली, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, ग्रीस और सिंगापुर।
संसदीय शासन प्रणाली जहां राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं होता, माना कि संसदात्मक शासन प्रक्रिया जैसे इंग्लैंड, कनाडा, स्पेन, जापान, नीदरलैंड, स्वीडन, अर्ध संवैधानिक राजतंत्र कुवैत और बाल्टिक और मोरक्को, पूर्ण संवैधानिक राजतंत्र ब्रुनेई, कतर, ओमान, सऊदी अरब, भूटान और स्विट्जरलैंड में। इसके बाद में बात करते हैं पूर्ण अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की। गार्नर के अनुसार यह अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, वह शासन है जिसमें कार्यपालिका अपनी शक्तियों व कार्यों के संबंध में व्यवस्थापिका से क्या रहती है, स्वतंत्र रहती है। और वर्तमान प्रजातांत्रिक युग में सरकार का दूसरा लोकप्रिय स्वरूप अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। अध्यक्षात्मक स्वरूप का मूल आधार शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है, अर्थात अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका से स्वतंत्र और पृथक रहती है, अपने कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं रहती है। इसके अलावा इस शासन व्यवस्था में राज्य का प्रधान एक राष्ट्रपति होता है, जो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है, और वह कार्यपालिका वास्तविक अध्यक्ष होता है तथा संविधान के द्वारा निर्धारित समस्त कार्यपालिका शक्तियों का क्या करता है, प्रयोग करता है। इसकी कार्यपालिका शक्ति अन्य किसी संस्था के साथ बटी हुई नहीं होती है, वह न तो विधानमंडल का भाग होता है और न ही उसके प्रति क्या होता है, उत्तरदायी होता है। इसके अलावा वह अपनी सहायता और सलाह के लिए एक सलाहकार मंडल बनाता है, और यह सलाहकार मंडल मंत्रिपरिषद के नाम से जाना जाता है। इसके सदस्यों को क्या कहा जाता है, सचिव, जैसे अमेरिका में। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार होती है, और प्रत्येक सदस्य राष्ट्रपति के प्रति क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं, अर्थात राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पे बने रहते हैं। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्यों को जब चाहे हटा सकता है और उसके द्वारा दी गई सलाह को ठुकरा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, इसके जो उदाहरण हैं, अमेरिका, अर्जेंटीना, अफगानिस्तान, ब्राजील, इंडोनेशिया, घाना, जिम्बाब्वे, सूडान, मेक्सिको, फिलीपींस, वेनेजुएला, मालदीव आदि देशों में कौन सी शासन प्रणाली है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है। और इस शासन प्रणाली में राज्य का अध्यक्ष, सरकार का अध्यक्ष जनता के द्वारा क्या किए जाते हैं, चुने जाते हैं। ऐसी शासन प्रणाली को फ्रांस में प्रेसिडेंशियलिस्ट प्रणाली कहा जाता है। फ्रांस के अलावा यह मिश्रण निम्न देशों में देखने को मिलता है: फिनलैंड, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, अजरबैजान, कांगो, मिस्र, मंगोलिया, दक्षिण अफ्रीका, सीरिया, टर्की, सर्बिया और पाकिस्तान। ठीक है, इसके लक्षणों की बात करें अपन, इसके विशेषता, तो वर्णन ने संसदीय प्रणाली की विशेषता के साथ साथ अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषताओं का भी वर्णन किया है कि शक्तियों का पृथक्करण होता है, व्यवस्थापिका एक ही व्यवस्थापिका रहती है, कार्यपालिका बटी हुई नहीं होती है, सरकार का अध्यक्ष राज्य का अध्यक्ष होता है, राष्ट्रपति विभागाध्यक्षों की नियुक्ति करता है, उसके तहत होते हैं, राष्ट्रपति ही एकमात्र कार्यपालिका होता है इसमें अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में। और कार्यपालिका संविधान के प्रति उत्तरदायी होती है, राष्ट्रपति विधानमंडलों के सदनों को भंग नहीं कर सकता, नियंत्रण व संतुलन का सिद्धांत पाया जाता है, राजनीतिक एकरूपता नहीं पाई जाती है, कार्यपालिका प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचकों के प्रति उत्तरदायी होती है, और राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक शक्ति का कोई केंद्र नहीं होता है। इसके अलावा जो है, आगे हम बात करें तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के जो गुण हैं, एक तो के स्थायित्व, अर्थात कार्यपालिका निश्चित अवधि के लिए होती है, जैसे कि भारत के प्रसिद्ध न्यायविद मोहम्मद करीम छागला ने कहा कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली व्यवस्थापिका के नियंत्रण से मुक्त एक स्थायी कार्यपालिका की स्थापना करके उसे स्थायित्व प्रदान करती है। शासन में कुशलता, अर्थात राष्ट्रपति सचिवों की नियुक्ति दल के आधार पर न करके योग्यता के आधार पर करता है, प्रशासन में एकता पाई जाती है, और समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है, अतः प्रशासनिक निर्णय तत्परता से लिया जा सकता है। शक्तियों का पृथक्करण होता है, संकट काल के लिए उपयुक्त है, नागरिकों की स्वतंत्रता की सुरक्षा, व्यवस्थापिका की स्वतंत्रता, विभिन्न भाषा, धर्म, संस्कृति जैसे समाजों में एकता स्थापित करती है। इसके दोष की बात करें तो निरंकुश और अनुत्तरदायी शासन देखने को मिलता है, शासन में गतिरोध की संभावना रहती है, उत्तरदायित्व का अभाव पाया जाता है, विदेश नीति में जागरूकता का अभाव, प्रशासकीय कार्यकुशलता के लिए हानिकारक और जन जागरूकता का अभाव। ठीक है, इसके अलावा जो है, वुडरो विल्सन ने अमेरिकी व्यवस्था के सार संबंध में कहा कि अमेरिकी व्यवस्था का सार स्पष्ट है, कांग्रेसनल या संघात्मक क्या है, सरकार है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये आज की क्लास के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक था, एकात्मक शासन, अध्यक्षात्मक और संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी विद्यार्थियों और साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।